हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कंजंक्शन। अधिकतर एग्जाम में एक दो प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिलते हैं कंजंक्शन से, ठीक है ना। कंजंक्शन, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लिखा हुआ देखिए, इसमें आगे जो आने वाले रूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए शुरुआत में लिखा हुआ है कंजंक्शन वह शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्द समूह वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ दे। मतलब जो किसी दो सेंटेंस को, दो वाक्यांश को, दो शब्दों को जोड़ दे वही कंजंक्शन है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम एंड श्याम फ्रेंड, तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। अगर जो एंड जोड़ रहा है वो क्या है? कंजंक्शन है। जैसे लिखा हुआ यू सिंग बट शी डांसेस, तुम गाते हो लेकिन वह नाचती है। तो यू सिंग एक सेंटेंस हो गया, सी डांस दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है, बट। तो ये बट क्या हो गया? बट एक कंजंक्शन हो गया, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ कंजंक्शन। पोजीशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का स्थान केवल दो जगहों पर होता है। ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन का यूज जो है दो जगह होता है। कहाँ कहाँ? एक तो वाक्य के शुरू में होता है, वाक्य के बीच में होता है, या वाक्य के शुरू में होता है। समझिए, कंजंक्शन या तो किसी वाक्य के शुरुआत में आ जाएगा या वाक्य के बीच में आ जाएगा। कंजंक्शन दो जगह। जैसे आई नो व्हाई राम हैज फेल्ड, तो राम हैज फेल्ड, आई नो, तो यहाँ पे बीच में आ गया व्हाई, तो ये कहाँ आया? बीच में आया। फिर दोबारा लिखा हुआ है एज राम कम लेट ही वॉज पनिश्ड। अब एज लगा हुआ है कंजंक्शन शुरुआत में, एज जो आया है ये शुरुआत में लगा हुआ है। तो यही बताया गया कंजंक्शन या तो पहले या बीच में, बस दो जगह कंजंक्शन लगता है। जैसे देखो इसने नियम भी दे दिया है, कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, मतलब पहले सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब और बीच में कंजंक्शन, ये सही होता है, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कंजंक्शन वर्ब सब्जेक्ट ये गलत होता है, ऐसा कतई नहीं होता। कंजंक्शन के बाद वर्ब कभी आ जाए? नहीं। कंजंक्शन के बाद देखो कंजंक्शन आया फिर वर्ब आ जाए, नहीं, ये वाला फेज गलत होता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन सब्जेक्ट, पहले कंजंक्शन आया फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ये भी सही होता है। तो पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा वाला गलत है। ध्यान रखिएगा, जो दूसरा वाला लिखा है क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से वो एरर देखने को मिलती है। सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर जैसे लिखा होगा आई नो, देखो उसका नीचे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे दिया गया है आपको, हाँ जी, दिया गया आई नो वाई, देखो आई नो वाई हैज। अब देखो ये वाई जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन के जस्ट पास में वर्ब आ गई है हैज, क्या आ गई है? हैज आ गया है। अब कंजंक्शन के बाद वर्ब तो आती ही नहीं है, कंजंक्शन के बाद वर्ब नहीं आती है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस पहला वाला गलत हो गया, ठीक है ना। आई नो वाई, अब देखिए आई नो वाई राम हैज फेल्ड, बिल्कुल सही। मतलब जो कंजंक्शन है वाई, वाई के जस्ट बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, बस ये स्ट्रक्चर सही होता है, इसीलिए दूसरा वाला सेंटेंस सही है। इसी प्रकार वाई हैज राम, फिर वही बात आ गई, कंजंक्शन के बाद वर्ब आती ही नहीं है, ठीक है, आती ही नहीं है। आगे देखिए वाई राम हैज फेल्ड आई नो, बिल्कुल सही है। वाई राम सब्जेक्ट आया, मतलब मोटी बात निकल के ये आई कि कंजंक्शन के बाद वर्ब नहीं आएगी, बस सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना, चाहे शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, ठीक। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन देखिएगा, कंजंक्शन को दो भागों में बांटा गया है। कंजंक्शन को दो भागों में बांट लिया गया है। एक सिंगल कंजंक्शन होते हैं जैसे एंड, बट, इफ, व्हेन, सिंस, व्हाई, इटीसी। पेयर कंजंक्शन क्या होता है? जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, हार्डली, व्हेन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा। देखो ये जो लिखा हुआ है कि हमेशा करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, ध्यान से मेरे साथ याद करिएगा। आइदर के साथ और का यूज होता है, सही है। नॉट ओनली बट आल्सो होता है, सही है। हार्डली के साथ में व्हेन देखने को मिलता है, हार्डली के साथ में व्हेन देखने को मिलता है, हार्डली के साथ में व्हेन। नो अदर देन होता है, नो अदर देन होता है, नो अदर देन होता है। ये भी देख लीजिए, खूब पेपर में देखने को मिलता है। एक मिनट, स्कार्सली, स्कार्सली के साथ में व्हेन लगता है, इंपॉर्टेंट बात है, स्कार्सली के साथ में व्हेन लगता है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लिखा हुआ है, वेदर के साथ, वेदर के साथ और नॉट आता है, याद रखिएगा। वेदर के साथ और नॉट का प्रयोग होता है, और नॉट। आगे लिखा हुआ है द रीजन वाई के साथ, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, द रीजन वाई। जब द रीजन वाई दिया हो तो साथ में या किसी सेंटेंस में दैट का यूज होगा और बाकी कुछ नहीं लगेगा, याद रखिएगा। द रीजन वाई, फिर दैट आएगा कहीं ना कहीं। फिर रैदर देन होता है, पता ही होगा आपको, रैदर देन होता है। तो इतनी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन। नो अदर देन होता है, स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली के साथ भी व्हेन होता है। वेदर के साथ या तो और लगा दो या और नॉट लगा दो। उसके बाद में द रीजन वाई के साथ में दैट लगता है, और रैदर के साथ में देन का यूज होता है, रैदर के साथ में देन का यूज होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे इस बॉक्स में देखिए क्या है, नाइदर के साथ नॉर, पहले से पता है। नो सूनर देन होता है, सबको पता है, नो सूनर के साथ देन आता है। कैसे यूज होता है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। बोथ के साथ एंड, ये वाला नियम खूब देखने को मिलता है और लोग खूब शान से गलत करते हैं। बोथ के साथ एंड आता है, ये बात याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है नॉट नेवर, नॉट या नेवर, नेवर के साथ या नॉट के साथ और देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? और देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉट या नेवर के साथ और देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट है आल्दो, दो के साथ यट देखने को मिलता है। आल्दो, दो के साथ यट देखने को मिलता है, आल्दो या दो के साथ यट। ठीक, आगे देखिएगा नथिंग एल्स बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप याद ही कर लो भाई। नथिंग एल्स के साथ बट, नथिंग एल्स बट होता है। द रीजन दैट लगता है, द रीजन के साथ दैट लगता है, द रीजन के साथ दैट, अदर के साथ देन। रेदर देन, अदर देन, है ना, ऐसे। लेकिन द रीजन के साथ में दैट लगता है, द रीजन के साथ में दैट लगता है, द रीजन के साथ में दैट लगता है। ठीक, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बॉक्स लिखा हुआ है, ये इसे आपको अपने नोट्स कॉपी पर, रजिस्टर पर नोट करना चाहिए। यहाँ से बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 1-2 नंबर का यहीं से मिल जाएगा। अब इन्हीं के एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, क्या है इसका मतलब। इसमें देखिएगा, हाँ जी, अभी आपने पढ़ा कि नाइदर के साथ नॉर लगता है, तो आप देख लो ये नाइदर के साथ और क्या कर रहा है भाई, और तो गलत है। नाइदर के साथ में क्या लगता है? नॉर, नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, तो इसीलिए गलत हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, नाइदर नॉर हिज ब्रदर नोज वगैरह वगैरह। ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है हार्डली हैड आई लेफ्ट व्हेन, सॉरी, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन। देन अभी आपने पढ़ा कि हार्डली के साथ में, हार्डली के साथ में क्या लगता है? व्हेन लगता है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। हार्डली हैड आई लेफ्ट व्हेन, ये व्हेन सही होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि हार्डली के साथ, रेयरली के साथ, स्कार्सली के साथ में व्हेन का यूज होता है, तो ये अब सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है क्या, नॉट ओनली राम एंड आल्सो श्याम कैन डू इट। अच्छा, अब आपने पढ़ा है कि नॉट ओनली के साथ तो भाई बट आल्सो लगता है, एंड आल्सो कभी होता ही नहीं, तो इसीलिए सेंटेंस गलत। तो नॉट ओनली बट आल्सो होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? बट आल्सो, बस सही हो गया। ठीक, ये गलत क्यों था आप समझे, और सही है तो क्यों सही है। ठीक,
आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है, हाँ जी, किसी वाक्य में पेयर कंजंक्शन, किसी वाक्य में पेयर कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन, इसका मतलब क्या है समझिए इसको बहुत ध्यान से। यहां से खूब एरर देखने को मिलती है। जैसे लिखा हुआ है पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का अर्थ है प्रथम कंजंक्शन के बाद जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हुआ हो। जैसे कोई कंजंक्शन पहले आया है, उसके बाद चाहे आर्टिकल आया हो, नाउन आया हो, प्रीपोजिशन आया हो, कुछ भी आया हो का प्रयोग किया जाता है, तो उसी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग सेकंड कंजंक्शन के बाद भी होता है। ठीक, देखिए ध्यान से, इसे दिया है नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ नाउन आ गया तो बट आल्सो के साथ भी नाउन आना चाहिए, ये नियम है। अगर नॉट ओनली के साथ नाउन आया है तो बट आल्सो के साथ भी नाउन होना चाहिए। ऐसे ही नाइदर के बाद अगर वर्ब दी है आपको तो नॉर के बाद भी वर्ब ही होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो नॉट ओनली के बाद अगर नाउन आया तो बट आल्सो के बाद नाउन होना चाहिए। नाइदर के बाद वर्ब आई है तो नॉर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। नॉट ओनली के बाद में प्रीपोजिशन आई तो बट आल्सो के बाद में भी प्रीपोजिशन होनी चाहिए। यही जो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का नियम है कि दोनों तरफ जो है कंजंक्शन के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आया है वो दोनों तरफ सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, हाँ जी अब समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है नाइदर राम ईट्स नॉर ड्रिंक्स, ये वाला समझिएगा, नाइदर राम ईट्स नॉर ड्रिंक। अब आप देखो, अच्छा एक नियम ये होता है यार कि जो दूसरा कंजंक्शन होता है, जैसे इसमें नॉर कंजंक्शन है, तो दूसरे वाले को सही मानकर पहले वाले को सही कर लेते हैं, ये नियम होता है एक। तो जैसे नॉर के बाद क्या आया है, नॉर के बाद आई है वर्ब, नॉर के बाद में क्या आया है वर्ब। तो जब नॉर के बाद में वर्ब आया है, एक मिनट थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं मैं, नॉर के बाद वर्ब आया है, ठीक है ना, तो नॉर के बाद वर्ब आए हैं, ठीक है ना। तो नॉर के बाद जब ड्रिंक्स आ गया यानी क्या थी वर्ब, ये वर्ब थी, तो नाइदर के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ तो नाउन दिया हुआ है, अरे ये तो गलत हो गया। अभी आपने क्या पढ़ा, अगर नॉर के बाद वर्ब आई है तो नाइदर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, यही पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत, ये सेंटेंस क्या हो गया आपका गलत। अब देखिएगा, यहाँ नाइदर के बाद नाउन आया है जबकि नॉर के बाद वर्ब, तो नॉर के बाद वर्ब है तो नाइदर के बाद भी हमको नाउन नहीं वर्ब ही चाहिए। ठीक, अब देख लो, राम नाइदर ईट्स, राम नाइदर ईट्स वर्ब हो गई, नॉर ड्रिंक्स, यानी इधर भी नाइदर के बाद वर्ब, नॉर के बाद वर्ब। अब सेंटेंस सही हो गया, ठीक है ना, ठीक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, हाँ जी देखिए उन्होंने दे ही दिया है आखिर, जो मैं बोल रहा था, कहा कि ऐसी स्थिति में वाक्य को शुद्ध करने के लिए कंजंक्शन 2 को आधार मानकर कंजंक्शन 1 को आगे पीछे सही किया जाता है। मतलब जो कंजंक्शन दूसरा वाला दिया हो उसी को आप सही मान लो तो पहले वाले को भी सही कर लो, ये कहना चाहता है। ठीक, जैसे राम नॉट ओनली हैज अ बुक बट आल्सो अ पेन, समझिए अब ध्यान से इसको, दिया हुआ राम नॉट ओनली हैज बट आल्सो। अब दूसरा कंजंक्शन कौन है, दूसरा कंजंक्शन है बट आल्सो, यही तो है दूसरा कंजंक्शन। अब इसके बाद क्या आया है देख लीजिए, आर्टिकल ए आया है, आर्टिकल ए आया है, तो दूसरे वाले कंजंक्शन के हिसाब से ए आया है, तो पहले वाले कंजंक्शन के हिसाब के बाद इसमें क्या आया वर्ब। इसका मतलब मैं समझ गया यार कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि पहले वाले कंजंक्शन के बाद वर्ब और दूसरे वाले कंजंक्शन के बाद आर्टिकल, यानी ये सेंटेंस गलत। ठीक, सही क्या हो जाएगा, देखिएगा ये वाला, राम हैज नॉट ओनली अ बुक बट आल्सो अ पेन। अब सही है क्योंकि नॉट ओनली के बाद आर्टिकल आया है और बट आल्सो के बाद भी आर्टिकल आया है, यानी दोनों तरफ जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बिल्कुल ही ठीक दिया हुआ है, इसीलिए सेंटेंस सही दिया हुआ है। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, आगे एक बहुत बढ़िया नियम दिया हुआ है, क्या है ये नियम, हाँ जी थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूं मैं, हाँ जी
देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन वाई, हु, विच के पहले दैट, एंड या एज टू का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, ये नियम आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, वाई दिया हो, उसके पहले अगर दैट आ जाए, एंड आ जाए या एज टू आ जाए, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दैट वाई गलत, दैट इफ गलत, वेदर इफ गलत, एज टू वाई गलत, एंड दैट गलत, ये सारे गलत होते हैं। ठीक, जैसे देखो बोल लगेगा हमको देखने में, बोलने में बिल्कुल सही लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में ग्रामेटिकली वो गलत होता है। कैसे? आई डू नॉट नो दैट वाई, अब दैट और वाई एक साथ, अभी आपने पढ़ा कि दैट और वाई तो एक साथ होते ही नहीं है ना, तो ये सेंटेंस गलत, ठीक है ना, ये सेंटेंस गलत। आगे लिखा हुआ है, अब इसी को भी गलत हो गया, अब सही देखिए क्या लिखा है, आई डू नॉट नो वाई ही फेल्ड, बिल्कुल सही, दैट को हटा दिया गया, अब सही हो गया सेंटेंस। इसी प्रकार ही आस्क्ड मी दैट इफ ही वाज एब्सेंट, अब देखो यार दैट के साथ इफ क्या कर रहा है भाई, अभी आपने पढ़ा कि दैट के साथ इफ यूज नहीं होता, तो इसे दैट हटा दीजिए, ही आस्क्ड मी इफ ही वाज एब्सेंट, सेंटेंस सही हो गया, है ना। बहुत अभी आगे जो आने वाले रूल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए और देखिए आगे दिया हुआ है रूल नंबर 4, देखिएगा रूल नंबर 4 क्या कहता है, बिकॉज, इंपॉर्टेंट रूल है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, हाँ जी, तो ये 4 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, हैशटैग कर देता हूँ मैं। लिखा हुआ है कि बिकॉज, सिंस, एज, एज सून एज, क्या क्या, बिकॉज, सिंस, एज या एज सून एज के बाद एज हटा दीजिए, एज हटा दीजिए, ठीक है ना। बिकॉज दिया हो, सिंस दिया हो, एज सून एज के बाद रेदर, फॉर, दस, हेंस, सो दैट, सो आदि का प्रयोग नहीं होता है। इन नहीं वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन नहीं वाले ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कि बिकॉज, सिंस, एज सून एज के बाद अगर देयर फोर दिख जाए, दस दिख जाए, हैंस दिख जाए, सो दैट दिख जाए, सो दिख जाए, इनका प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक, जैसे सेंटेंस देखिएगा, ये वाला देखिएगा, एज ही केम लेट, एज ही केम लेट, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। अब ये एज के साथ में देयरफॉर क्या कर रहा है, अभी आपने पढ़ा, ऊपर लिखा था, एक मिनट रुक जाइए मैं इसको बैक कर देता हूं, हाँ जी, ये आप देखिएगा इसको, ये वाला एज, एज के साथ में आपने अभी क्या पढ़ा कि एज के साथ में देयरफॉर का यूज नहीं करते हैं, तो ये एज के साथ जो देयरफॉर आया इसका मतलब गलत, सिंपल सी बात है गलत, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया बिकॉज, सिंस, एज सून एज के बाद देयरफॉर, दस, हेंस, सो दैट, सो का प्रयोग नहीं होता है, तो देयरफॉर हटा दीजिए, एज ही केम लेट, कॉमा ही वाज पनिश्ड, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, बिकॉज ही इज रिच, अभी आपने पढ़ लिया कि यार ये जो बिकॉज होता है इसके साथ में, अच्छा मैं सही कर देता हूँ, हाँ जी, अभी आपने पढ़ा बिकॉज के साथ में देयरफॉर या फिर हेंस, दस, देयरफॉर, इनका यूज नहीं होता है, तो बिकॉज के साथ ये देयरफॉर क्या कर रहा है भाई, देयरफॉर को भगाइए, बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाई एनीथिंग। ठीक है ना, तो ऐसे ये वाला नियम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अपने नोट्स पर जरूर लिखना चाहिए। आगे देखिएगा, यूज ऑफ कंजंक्शन, क्या है मामला ये यूज ऑफ कंजंक्शन का। यूज ऑफ कंजंक्शन जो ये यूज ऑफ कंजंक्शन दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सॉरी, हाँ जी, देखिएगा कि दिया हुआ यूज ऑफ कंजंक्शन, जैसे कि सिंस दिया हुआ है, अब आप अधिकतर देखते होंगे कि कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में सिंस का यूज हो जाता है, तो ये कैसे यूज होता है, देखो लिखा हुआ है, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, देखिएगा, सिंस, सिंस एक प्रीपोजिशन है
द कंजंक्शन दोनों कितना कार्य करता है। सिंस एक प्रीपोजिशन भी है और एक कंजंक्शन, दोनों की तरह कार्य करता है। सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन की तरह होता है तो सिंस के पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है, जबकि बाद वाला सिंपल टेंस का होता है। जो ये बात लिखी हुई है ऊपर वो इन्होंने इस रूल में दिखा दिया है। क्या दिखाया है कि अगर सिंस आया है, ये सिंस कैसे आया है, ये सिंस एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो जब सिंस आए अगर वो कंजंक्शन है तो उसके पहले हैज हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होनी चाहिए और बाद में सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझिए इस बात को, लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर पर। अगर सिंस के पहले हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है और सिंस के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो समझ जाना कि ये जो सिंस दिया हुआ है ये कंजंक्शन की बात कर रहा है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर ना हो तब समझ जाना कि ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे हाँ जी एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका कि आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई कम देयर। आई कम देयर। अब देखो यार, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सिंस से पहले जो है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन आई कम देयर, अरे ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। ठीक है ना। तो इसका सही क्या बनेगा देखिएगा, आई हैव नॉट सीन, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, माई फादर सिंस और ये वर्ब की कम केम सेकंड फॉर्म आ गई। इस तरीके सेंटेंस सही हो गया। दोबारा देख लीजिएगा इसको, मच हैज हैपेंड सिंस यू ज्वाइन दिस कॉलेज। तो अब यहां पर देखिएगा सिंस दिया हुआ है, इससे पहले क्या दिया हुआ है, हाँ जी मच हैज हैपेंड, चलो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन सिंस के बाद में ज्वाइन ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया और सही हो जाएगा मच हैज हैपेंड, हैपेंड फिर सिंस फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल सेंटेंस सही है। यही तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस क्या है, अनटिल अनलेस, अनटिल का प्रयोग समय के लिए होता है, अनटिल का यूज समय के लिए और इसका मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। जबकि अनलेस का प्रयोग जो है शर्त के लिए होता है, यदि नहीं। अनलेस आप शर्त में यूज करेंगे और अनटिल का प्रयोग समय के लिए और उसका अर्थ होता है जब तक नहीं। ठीक है। जैसे दे कैन नॉट डू वेल, दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। तो दे कैन नॉट डू वेल कि जब मतलब एक शर्त लग गई कि जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं कर सकते। तो ये शर्त है। तो यहाँ पे अनटिल का यूज नहीं अनलेस का यूज होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस सही है। यू वेट हेयर अनलेस यू 7 o'clock। अब 7 o'clock क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के लिए भी आपने पढ़ा कि अनटिल होना चाहिए। अनलेस क्या कर रहा है, अनटिल लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना। आगे रखिए, एक बात दिखाया है, याद रखें, अनटिल या अनलेस से आरंभ होने वाले वाक्य में कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। तो कभी भी अनलेस, अनटिल, लेस्ट दिया हो तो कभी भी इनके साथ नॉट का यूज करना नहीं चाहिए। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे दिया हुआ है, इसी नियम को देख लीजिएगा, अनलेस यू डू नॉट। अभी आपने पढ़ लिया कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आना चाहिए, इसीलिए सेंटेंस गलत, तो नॉट को हटा दीजिए। अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल, सेंटेंस सही। ऐसे ही यू वेट हेयर अनटिल, अनटिल के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो हटा दीजिए, इसीलिए सेंटेंस गलत। यू वेट हेयर अनटिल आई कम बैक, अनटिल आई कम बैक, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया होगा। आगे देख लीजिएगा, लेस्ट दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। एक मिनट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का अर्थ होता है अन्यथा अपितु, वही बात लिखी हुई है, अन्यथा या अपितु, तथा इसके बाद शुड का प्रयोग होता है। ये बात देखिएगा कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज होता है। अरे राम,
इसके साथ में हमेशा शुड का यूज होता है। तो लेस्ट के साथ क्या यूज होता है? शुड। यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू विल, गलत हो गया, विल नहीं आता है, हमने कहा ना लेस्ट, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, तो लेस्ट के साथ में क्या यूज होता है? शुड। लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है। याद रखिए लेस्ट भी एक निगेटिव शब्द है, इसके साथ में भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेक हेस्ट यू शुड नॉट, गलत हो गया, इसलिए सेंटेंस गलत। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यहां तक समझ में आया होगा। अगला पेज देख लीजिएगा, थोड़ा सा बचा है और इसमें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है एज और लाइक, इनका नियम समझिएगा। एज और लाइक क्या है? एज लाइक, एज एक कंजंक्शन है तथा इसके बाद संपूर्ण क्लॉज का प्रयोग होगा। मतलब जब एज आपको देखने को मिलेगा तो आप एज के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगी, ठीक है ना। जबकि लाइक एक प्रीपोजिशन है। लाइक क्या है? एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एज आया तो आगे सब्जेक्ट वर्ब जरूर होगा, लेकिन जब लाइक आएगा तो उसके बाद केवल नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इससे समझ स्पष्ट होता है कि एज एक कंजंक्शन है और लाइक एक प्रीपोजिशन है। जैसे देख लीजिएगा, सी रैन एज अ पैंथर, तो एज आया, एज के साथ में क्या है? अ पैंथर, पैंथर क्या है? नाउन। तो एज के साथ आपने भी पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, यानी ये एज क्या है? एज यहां पर एक कंजंक्शन है। एज क्या है यहां पर? कंजंक्शन। तो इसका मतलब सेंटेंस गलत, बिल्कुल गलत है। तो उसने क्या कर दिया? हमें चाहिए क्या? नाउन प्रोनाउन से पहले क्या लगता है? तो लाइक लगा दीजिए। सी रैन लाइक अ पैंथर, सी रैन लाइक अ पैंथर। इतनी बात समझ में आई, इसलिए सेंटेंस सही। प्लीज डू लाइक आई टेल यू, अब देख लो लाइक क्या है? एक लाइक तो एक जो है प्रीपोजिशन होता है। लाइक अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद जो है नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। यहां तो पूरा क्लॉज दे दिया है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया। प्लीज डू एज आई टेल यू, प्लीज डू एज आई टेल यू, इसलिए लाइक हटा के हमने एज लगा दिया, ठीक है ना। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। एज क्या है? एज एक कंजंक्शन है जिसके बाद हमको सब्जेक्ट और वर्ब की नीड होती है, जबकि लाइक एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमको नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होगी, ठीक है ना। ये भी समझ में आया होगा। आगे देख लीजिएगा, बिकॉज और बिकॉज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे नियम जो लिखे हैं ना, सारे आपको रजिस्टर पर नोट करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज एक कंजंक्शन है तथा इसके बाद क्लॉज, फिर वही बात आ गई कि अगर बिकॉज कंजंक्शन है तो उसके बाद क्लॉज, यानी कि सब्जेक्ट भी होगी और वर्ब भी होगा, ठीक। जबकि बिकॉज ऑफ एक तरह का प्रीपोजिशन है। बिकॉज ऑफ क्या है? एक तरह का प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो बिकॉज ऑफ दिखेगा तो भाई ये प्रीपोजिशन है, हमको नाउन प्रोनाउन मिलेगा, लेकिन बिकॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब का यूज होगा, क्लॉज लग जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन, और बिकॉज ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। जैसे शी वॉज वरीड बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ क्या है पहले बताओ? बिकॉज तो एक प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमको नाउन प्रोनाउन चाहिए, क्लॉज नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? सी वॉज लेट, ये तो क्लॉज दिया हुआ है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। सही बनेगा सी वॉज वरीड बिकॉज, बिकॉज ऑफ हटा के हम बिकॉज लगा देंगे, क्योंकि बिकॉज एक तो कंजंक्शन है और फिर उसके बाद में क्लॉज लग जाएगा, तो हमने बिकॉज ऑफ को हटाकर बिकॉज लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया, ठीक। सी वॉज लेट बिकॉज द ट्रेन, अब देख लो यार, द ट्रेन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या चाहिए हमको? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन होता है बिकॉज ऑफ। आपने पढ़ा ऊपर कि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। तो हमें चाहिए क्या? प्रीपोजिशन। तो शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। ये नियम भी समझ में आया होगा। तो देखो मोटी बात क्या है, बिकॉज एक कंजंक्शन है, इसके बाद क्लॉज यूज होगा, इसके बाद क्या यूज होगा? क्लॉज। जबकि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमको नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होगी, ठीक। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम है सच एज सच दैट। ध्यान से समझिएगा, सच एज और सच दैट इंपॉर्टेंट नियम है।
चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, अभी जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और दोबारा एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। देखिएगा सच के साथ एज कब होता है और सच के साथ दैट कब होता है। मैं पढ़ देता हूं, सच के बाद एज का प्रयोग होता है यदि इसके बाद इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो। लेकिन सच के साथ एक क्लॉज यानी सब्जेक्ट वर्ब दिया हो तो सच के साथ दैट का प्रयोग कर लीजिए, सच के साथ दैट का प्रयोग कर लीजिए। ठीक, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो यहां देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में कि सच के साथ एज आएगा तब, सच के साथ आप एज तब लगाइए जब इन्फिनिटिव दिया हो, सच दिया हो और कुछ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी हो तब आप एज लगा दीजिए। लेकिन सच के साथ में अगर पूरा क्लॉज दिया हो यानी सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो तब आप दैट लगा दीजिए, तब आप दैट लगा दीजिए। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देख लो सेंटेंस, आई एम नॉट सच अ फूल दैट टू बिलीव दैट। अब आप देख लो यार कि टू दिया है, बिलीव दिया है, यानी कि इन्फिनिटिव दिया है। इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव होना चाहिए तो उसके साथ क्या होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा कि इन्फिनिटिव वाले के साथ में एज लगता है। क्या लगता है, एक मिनट, एज लगता है। क्या लगता है, एज। ठीक, तो ये दैट हटा दीजिए, एज लगा दीजिए, सेंटेंस सही। ठीक है ना। इसके साइड में देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है नियम, देखिएगा इसको मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, अब समझ में आएगा। वही देखिए दैट हटा दिया, एज लगा दिया, सही हो गया। इसी प्रकार अगला है, देयर वॉज सच ए नॉइज एज वी कुड। अब देखो यार, वी कुड नॉट हियर अवर सेल्व्स, यानी पूरा क्लॉज दे दिया है। अगर क्लॉज दे दिया है और एज, क्लॉज के साथ में एज नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा, इसीलिए सेंटेंस गलत है। और ये देखिए दैट लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना। रूल नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। सो के साथ एज कब लगता है और एज एज कब होता है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना के लिए होता है। मतलब चाहे सो एज हो चाहे एज एज हो, दोनों पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं, या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए। लेकिन एज डॉट डॉट एज का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव में होता है। मतलब एज डॉट डॉट एज तब देखने को मिलेगा जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तब एज एज लगाइएगा। आगे दिया है, जबकि सो एज का प्रयोग निगेटिव में होता है। बस इतनी सी बात कि सो डॉट डॉट एज दिख जाए तो समझ जाना सेंटेंस निगेटिव में बनेगा, सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। जैसे राम इज नॉट एज गुड एज, अभी आपने पढ़ा कि, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। हाँ जी, अब दिख रहा होगा आपको, साइड में कर देता हूं इसे। हाँ देखिए कि राम इज नॉट एज गुड एज, अभी आपने पढ़ा कि यार जब एज एज होता है, एज एज होता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है ना। तो ये नॉट लगाने की जरूरत नहीं, सेंटेंस हो गया गलत। तो राम इज एज गुड एज श्याम, सही। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या गलत हुआ, अभी आपने देखा कि एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव में भी होता है, निगेटिव दोनों में होता है। यानी एज डॉट डॉट एज होगा तो अफर्मेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो राम इज नॉट एज गुड एज श्याम सही है, राम इज एज गुड एज श्याम ये भी सही है। ठीक है ना, दोनों बातें सही हैं। लेकिन राम इज सो और एज, जब सो एज एक साथ यूज नहीं होगा, सो और एज एक साथ यूज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो राम इज नॉट सो गुड एज यू, अब सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नियम जरूर याद करिएगा, ये वाला नियम जरूर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा बचा है और देख लीजिएगा, 2 मिनट और लगेंगे। एंड और बट का मामला क्या है। एंड का प्रयोग दो समान अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, जबकि बट का प्रयोग विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है, जो ये एंड दिख रहा है आपको, जो ये आपको एंड दिख रहा है, एंड के साथ में दो पॉजिटिव बातें, यहां भी पॉजिटिव बात, यहां भी पॉजिटिव बात, एंड के साथ में दो पॉजिटिव बात होंगी। लेकिन जब बट दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, बट, तो एक पॉजिटिव बात एक निगेटिव बात। तो मोटी बात समझ में आ गई
कि एक पॉजिटिव बात हो, एक नेगेटिव बात हो, यानी विपरीत बातें हो तब बट लगा दीजिएगा, और दोनों पॉजिटिव बातें हो तब एंड लगा दीजिएगा। जैसे राम इज ब्रेव, राम ब्रेव है और इंटेलिजेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है, तो पॉजिटिव बातें हैं, इसीलिए इन्होंने एंड का यूज कर दिया, इसीलिए इन्होंने एंड का यूज कर दिया। आगे देखिएगा, आगे इन्होंने क्या दिया है कि राम इज ब्रेव, राम ब्रेव तो है लेकिन डिसऑनेस्ट है, विपरीत बातें हैं, इसीलिए एंड का यूज नहीं हो पाएगा, सेंटेंस गलत। विपरीत वाक्यों के लिए अभी आपने पढ़ लिया कि बट का यूज होता है, इसीलिए राम इज ब्रेव बट लगा दिया, अब सेंटेंस सही हो गया। आज का लास्ट रूल बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है द सेम के साथ दैट भी आता है और एज भी आता है, मतलब द सेम दिया होगा तब आप दैट भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं, लेकिन कहां पर कैसे यूज होगा देखिएगा। द सेम के बाद अगर वर्ब स्पष्ट हो, अगर द सेम के बाद वर्ब स्पष्ट हो तब दैट लगा दीजिए, मतलब द सेम के साथ दैट तब लगाइए जब वर्ब दिख रही हो, आपको वर्ब दिख रही हो, और द सेम के साथ में एज तब लगाइए जब वर्ब दिख ना रही हो। बस इतना सा नियम है, समझ गया ना। क्या लिखा हुआ है कि द सेम के बाद अगर वर्ब स्पष्ट हो तब दैट लगा लीजिए, तो द सेम के बाद में वर्ब स्पष्ट हो तो आप दैट लगा दीजिए, और वर्ब स्पष्ट ना हो तब एज लगा दीजिए, बस सिंपल। देखिएगा, दिस इज द सेम आ गया, आई वांटेड, देखो वर्ब दिख रही है, वर्ब दिख रही है तो हमको चाहिए क्या, दैट चाहिए, सेंटेंस सही हो गया। इसी प्रकार दिस इज द सेम आ गया, अब वर्ब स्पष्ट नहीं है, वर्ब स्पष्ट नहीं है तो दैट नहीं, हमको एज चाहिए, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।